नमस्कार। तो कैसे आप? और देखिए, आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे प्लेयर्स जो पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में बहुत ही फेमस हैं और इनका नाम जुड़ा था आईएसएल से कि ये आईएसएल में खेलेंगे, लेकिन एंड मोमेंट पे रिजेक्ट हो गया। जो भी ऑफर उनके साइड से, हमारे साइड से जो भी चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जो आईएसएल में खेल सकते थे, जिनको आप हमेशा टीवी में देखते रहे होंगे, उनको आइडलाइज करते रहे होंगे या पसंद करते रहे होंगे, या उनके अच्छे परफॉर्मेंस को आपने देखा होगा। ऐसे कुछ प्लेयर्स जो पूरी दुनिया में फेमस हैं, वो शायद आईएसएल में खेल सकते थे, लेकिन क्या वजह थी, वो कौन से प्लेयर्स थे, कौन सा ईयर था, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, तो शायद आपको मज़ा आए। तो सबसे पहले प्लेयर थे आंद्रेस इनिएस्ता। तो इनका नाम तो आप सभी को पता है, हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। तो 2023 में, बहुत ही रिसेंट ईयर्स की बात है, इनका नाम जुड़ा था मोहन बागान से, क्योंकि 2023 में जापान की जो जे लीग थी उसमें विसल कोबे के लिए खेलते थे और वो क्लब इन्होंने छोड़ा था और वो बिल्कुल इंटरेस्टेड थे आईएसएल में खेलने के लिए। और उन्होंने एक सैलरी डिमांड जो थी उनकी, वो करी, और वो थी लगभग 8 मिलियन यूएस डॉलर, लगभग 66 करोड़, 66 करोड़ के आसपास। और इसमें मजाक की बात ये थी कि मोहन बागान का टोटल बजट उस ईयर में 71 करोड़ था और 66 करोड़ रुपए इनिएस्ता ने अपनी सैलरी जो है वो डिमांड करी थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से इनिएस्ता को मोहन बागान ने साइन नहीं किया। मतलब इंटरेस्टेड मोहन बागान भी थे और इनिएस्ता भी थे, बट सैलरी जो थी ना, वो यहाँ पर बिल्कुल भी समझ सोच सबके परे थी, तो इसलिए वो इधर नहीं आ पाए। देन उसी ईयर में जो है आंद्रेस इनिएस्ता ने यूएई का जो क्लब था एमिरेट्स, उसको साइन किया था 7 मिलियन यूएस डॉलर में। तो मतलब 1 मिलियन यूएस डॉलर वहां पे उनके कम किए और उन्होंने वहां साइन कर लिया था। तो आंद्रेस इनिएस्ता को खेलते हुए देखना बिल्कुल सभी चाहते थे, और इंडिया में अगर हम उनको देखते तो हमारा फुटबॉल भी काफी पॉपुलर होता, बट ज्यादा सैलरी की मांग के कारण वो यहाँ आ नहीं पाए। अब अगर हम दूसरे प्लेयर की बात करें तो वो थे रोनाल्डिन्हो। भाई रोनाल्डिन्हो को तो कौन नहीं जानता और कौन नहीं पसंद करता। मतलब हर इंसान जो फुटबॉल खेलता है, देखता है, वो रोनाल्डिन्हो को तो भाई मतलब प्यार करता है, क्योंकि क्या गेम खेलते थे। मतलब एंटरटेनिंग फुटबॉल अगर कोई खेलता था खतरनाक वाला, तो रोनाल्डिन्हो खेला करते थे। अब ये आईएसएल के पहले सीजन में इंडियन सुपर लीग में आ सकते थे 2014 में। इनको चेन्नईयन एफसी ने अप्रोच किया था, क्योंकि 2014 में ही उन्होंने ब्राजीलियन लीग का जो क्लब था एथलेटिको मिनेरियो, उसको छोड़ा था और उस टाइम पे फ्री थे। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि शायद रोनाल्डिन्हो ने ज्यादा पैसे मांगे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, ज्यादा पैसे चेन्नई नहीं उनको दे रहा था सामने से। मतलब सिर्फ 4 महीने के 12 करोड़ रुपए देने वाला था। तो सोचिए, अगर वो 12 करोड़ में यहाँ पर आते तो आईएसएल की हिस्ट्री के हाईएस्ट पेड प्लेयर बनते। उनको साइनिंग फीस अलग दे रहे थे, सैलरी तो 12 करोड़ अलग, प्लस साइनिंग फीस, और इसके अलावा स्पॉन्सर्स की जो इनकम होती उसमें भी कुछ परसेंट जो है उनको देने वाले थे। इतना सारा पैसा उनको देने वाले थे चेन्नई एफसी में खेलने के लिए। तो चेन्नई एफसी के जो ऑफिशियल्स थे वो रोनाल्डिनो के एजेंट वगैरह से मिले भी थे, बट वहां पे क्या हुआ, रोनाल्डिनो को मैक्सिकन क्लब से भी ऑफर था। तो वहां पर उन्होंने ये बोला कि मैक्सिकन जो लोग हैं वो हमेशा से मुझे बहुत प्यार करते रहे, मैं जब भी मैक्सिको में खेलता हूँ तो मुझे बहुत प्यार मिलता है। तो इसलिए उन्होंने जो है मैक्सिकन क्लब से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और उधर चले गए, आईएसएल में नहीं आए। तो रोनाल्डिनो एक ऐसे प्लेयर थे जो बिल्कुल पॉसिबल थे कि वो आ सकते थे। मतलब पैसे वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी और उस टाइम फ्री भी थे, बट मैक्सिकन प्यार की वजह से वो उधर चले गए। देन तीसरे नंबर पे जो प्लेयर है वो है डिडियर ड्रोग्बा। भाई इनको तो कौन नहीं जानता है, डिडियर ड्रोग्बा तो कितने पॉपुलर प्लेयर हैं, चेल्सी के लिए खेला करते थे और ये भी जो है वो आईएसएल में आ सकते थे। 2015 में सेकंड एडिशन के लिए एटीके ने जो है इनको अप्रोच किया था डिडियर ड्रोग्बा को कि आप एटीके से खेलिए, और उसी ईयर में इन्होंने चेल्सी को छोड़ा था प्रीमियर लीग जीतने के बाद। तो उनकी मार्केट में डिमांड तो शानदार थी, क्योंकि प्रीमियर लीग विनर थे भाई उस ईयर में। और एटीके ने उनको 1 मिलियन यूएस डॉलर का ऑफर भी दिया था कि हम आपको इतना पैसा देंगे, क्योंकि 4 महीने का 1 मिलियन डॉलर अच्छा खासा सौदा था। लेकिन अब देखिए, डिडियर ड्रोग्बा को और भी ऑफर थे, तो उन्होंने जो है एमएलएस का क्लब जो था मॉन्ट्रियल इम्पैक्ट, उसको साइन किया और वहां पर 3 मिलियन की सैलरी उनको जो है मिल रही थी। तो मे भी यहाँ पर एक दो चीज़ ये कह सकते हैं कि मे भी उस टाइम पे एमएलएस थोड़ा ज़्यादा हाइप में था और सैलरी भी ज़्यादा एमएलएस से ही उनको आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने वहाँ चुन लिया होगा। हालांकि डिडियर ड्रुग्बा को कांटेक्ट तो बिल्कुल किया गया था, बट उन्होंने आईएसएल में आना उस टाइम पे, क्योंकि आईएसएल नया नया चालू ही हुआ था, तो मे बी इस वजह से वो ना आए हो, ये हो सकता है। बाकी डिडियर ड्रुग्बा अगर आते तो भी काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि थोड़े से और फैंस बढ़ जाते हमारे इंडियन फुटबॉल को देखने वाले, आईएसएल को देखने वाले। देन अगले प्लेयर है काका, रिकार्डो काका। भाई ये प्लेयर भी ऐसे है जिनको बैलन डॉर विनर, जो रोनाल्डो मेसी के पहले यही थे जिन्होंने बैलन डॉर जीता, उसके बाद तो लंबे अरसे तक कोई जीत ही नहीं पाया।
तो इनका भी बहुत मतलब था कि ये भी आ सकते थे आईएसएल में खेलने के लिए। इनको भी 2015 के टाइम पे एटीके ने ही अप्रोच किया था। उस टाइम पे एमएलएस में ओरलैंडो सिटी जो क्लब है उसके लिए खेल रहे थे, और देखिए उनके भी एजेंट वगैरह से काफी डिस्कशन वगैरह हुआ एटीके का, लेकिन डील जो है वो फाइनलाइज नहीं हो पाई। बाकी बातचीत हुई थी, सब कुछ हुआ था, फाइनलाइज नहीं हुआ। मे भी पैसा एक कारण हो सकता है या फिर क्वालिटी भी एक कारण हो सकता है, अब दोनों में से इसका मेन कारण तो नहीं बताया गया। लेकिन फिर जो काका ने किसी भी क्लब में नहीं गए थे, ओरलैंडो सिटी में ही और 2 साल उधर खेले थे, तो ऐसे काका भी आईएसएल में नहीं आ पाए। बाकी आते तो काफ़ी अच्छा होता। देन अगले प्लेयर थे याया टूरे। तो याया टूरे का भी काफ़ी पॉसिबल था कि वो आ सकते थे, लेकिन थोड़ी कन्फ्यूजन की वजह से वो आ ही नहीं पाए। अब वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो देखिए 2020 में बीएफसी और एफसी गोवा दोनों ही क्लब से मतलब थोड़ा सा लिंक हुए थे याया टूरे। बहुत ही डीपली लिंक नहीं हुए थे, लेकिन ऊपर ऊपर से हुए थे। तो 2020 में उन्होंने चाइना का जो लीग 1 है उस क्लब को छोड़ा था और फ्री एजेंट हो गए थे। और उस टाइम पे याया टूरे की जो सैलरी है वो $1.5 मिलियन चल रही थी, जो लगभग 11 करोड़ थी। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से जो याया टूरे ने अपनी सैलरी जो थी उसको खुद से ही कम कर दिया। वो 500 के कर दिया, 500 के US डॉलर, जो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे मोटा मोटा तो 4 करोड़ के आसपास तक होती है। अब एफसी गोवा में वो क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि एफसी गोवा को ये लगा कि भाई मतलब याया टूरे तो बहुत ज़्यादा पैसा मांगेंगे, तो इस चक्कर में एफसी गोवा ने जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी तरफ बढ़े ही नहीं, उस डील की तरफ। बाकी जो याया टूरे की जो एजेंसी थी उन्होंने अप्रोच जरूर किया था। और सेम बेंगलुरु एफसी के साथ क्या हुआ, बेंगलुरु एफसी को उनकी जो एजेंसी थी याया टूरे की, उन्होंने लिंक्डइन पे कनेक्ट किया, बट बीएफसी ने उस एजेंसी को कभी रिप्लाई नहीं किया, रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, और उस एजेंसी ने भी आगे कभी फॉलो अप नहीं किया। और इसके अलावा और 2 क्लब भी थे जिनके साथ याया टूरे का लिंकअप हुआ था, लेकिन कभी कुछ आगे हुआ ही नहीं मामला। तो मे भी एक बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि लोगों ने सोचा होगा कि भाई याया टूरे तो बहुत बड़े प्लेयर, बहुत महंगे आएंगे, मतलब 10-15-20 करोड़ रुपए तो मिनिमम मांगेंगे। मे भी ऐसा हो सकता है, तो इस वजह से याया टूरे भी पहुंच नहीं पाए। हालांकि याया टूरे इंटरेस्टेड थे कि आईएसएल में आगे खेलने। इसके बाद अगले प्लेयर है फेब्रेगास। तो इनको भी सभी जानते हैं, मतलब बार्सिलोना में जब ये थे तो अलग लेवल पे खिलाड़ी हुआ करते थे। तो फेब्रेगास जो है ये भी रिसेंट में जुड़े थे। 2022 में एफसी गोवा के साथ इनका कुछ लिंकअप चालू हुआ था। उस ईयर में इन्होंने जो फ्रेंच लीग का क्लब है मोनाको उसको छोड़ा था। तो एफसी गोवा जो है फेब्रेगास के एजेंट से कनेक्ट हुए थे, लेकिन हुआ ये कि भाई फेब्रेगास ने जो सैलरी की डिमांड करी वो कुछ ज़्यादा ही थी। अब ये डिस्क्लोज नहीं किया कि कितनी मांगी थी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इनिएस्ता टाइप ही उन्होंने भी बहुत बड़ी सैलरी मांगी होगी, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मोर देन 10-15 करोड़ के ऊपर ही मांगी होगी। तो एफसी गोवा ने कहा कि भाई हम इतनी तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस चक्कर में उनके भी साथ भी डील फाइनलाइज हुई नहीं। और उस ईयर में फिर उन्होंने जो इटालियन एक क्लब है उसको साइन कर लिया था। देन रिसेंट में इसी ईयर की जो बात मैं अगर करूं तो इसमें मारियो बालोटेली का नाम निकल के आया था कि मारियो बालोटेली जो है वो केरला ब्लास्टर्स के साथ उनका कुछ लिंक हुआ था कि केरला ब्लास्टर्स में मारियो बालोटेली आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसी ईयर टर्किश क्लब जो है उसको छोड़ा था और फ्री एजेंट हो गए थे। तो मारियो बालोटेली को आप अक्सर जानते हैं, उनके गोल स्कोरिंग जो अतरंगी गोल्स वो करते हैं कभी कभी, वैसे तो काफी कम करते हैं लेकिन अच्छे करते हैं, तो इसके लिए जानते हैं। तो मारियो बालोटेली का जो एजेंट था वो केबीएफसी के साथ लिंक हुआ था, कनेक्ट हुआ था, और बिल्कुल डिस्कशन पे बात पहुंची थी। और काफी लोग जानते भी है कि क्यों केरला ब्लास्टर्स ने मारियो बालोटेली को मना किया था। मतलब मारियो बालोटेली ने यहाँ मना नहीं किया, केरला ब्लास्टर्स ने मारियो बालोटेली को मना किया कुछ कारण की वजह से, क्योंकि वो जिस क्लब में रहे कंट्रोवर्सीज से भरा है उनका मतलब पूरा करियर, और लैक ऑफ डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन नाम की चीज है नहीं मारियो बालोटेली में, इसीलिए उनका करियर भी इतना बेकार हुआ था। तो मैं कुछ कंट्रोवर्सीज भी अगर आपको बताऊं, मतलब ऐसा क्या हुआ कि केरला ब्लास्टर्स ने मारियो बालोटेली को मना कर दिया, क्योंकि आईएसएल में तो भाई वो खतरनाक स्कोर कर सकते थे। तो देखिए रिसेंट में जो टर्किश क्लब में खेल रहे थे वहां पर उन्होंने जो पटाखे, हम फायर क्रैकर बोलते हैं ना पटाखे, एक टीममेट के ऊपर फेंक दिया था भाई। और 2011 में जब वो मैन सिटी में खेलते थे तो उसने फायर वर्क से अपने घर में आग लगा ली थी उन्होंने। तो देख लो इस तरह की तो हरकतें रही है उनकी। और इसके अलावा जहां पर वो खेले, इंटर मिलान, एसी मिलान, मैन सिटी, लिवरपूल, नीस, हर जगह उनकी एक शिकायत हमेशा से रही है, लैक ऑफ डिसिप्लिन। मतलब कभी डिसिप्लिन रही नहीं है, लड़ाइयाँ झगड़े मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब जो होता है ना एक प्रोफेशनलिज्म, बिल्कुल नहीं। तो ये कुछ वजह थी जिसकी वजह से केबीएफसी मैनेजमेंट ने साफ मना कर दिया भैया हमको ये प्लेयर नहीं चाहिए। तो यही थे कुछ प्लेयर्स जो कि सीरियसली इनका मूव हो सकता था इंडियन सुपर लीग में। हालांकि इनके अलावा भी काफी नाम इंडियन सुपर लीग से जुड़े हैं, डिएगो कोस्टा, जो सामिर नैसरी, और भी ढेर सारे, मतलब र्यूमर्स की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे नाम जुड़े हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो सीरियसली लिंक हुए थे, डिस्कशन हुई, लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये प्लेयर्स हमारे इंडियन सुपर लीग में खेलते हैं
तो इससे क्या कुछ हमको बेनिफिट मिलता? मतलब अभी आप ये बात अलग बोलेंगे कि इंडियन फुटबॉल को इससे क्या फ़ायदा, ग्रास रूट पे तो काम हो नहीं रहा है। देखिए वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन मैं एक लीग के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि लीग को क्या फ़ायदा मिलता है जो भी। तो आपको क्या लगता है, जो भी आपके ओपिनियन है आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। तो हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।